Good morning, boys and girls. You all are aware that we are on the 5th chapter, Shushk Kheti, dry farming. Before this, we have completed a food topic, and for that, I have given sufficient literature to you. You might have heard, and you might have got the notes also. And by this time, you are now getting important questions on these 4 chapters. अब ये सारे बातें जो मैंने आपको बताई है कि आपने सब कुछ देख लिया, सुन लिया लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में, और नोट्स भी आपने ले लिए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लिए हैं। अब आपको एक शुष्क फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती के बारे में आपको जानकारी दें। जैसा हम सब जानते हैं कि हम ड्राई एरियाज़ में रह रहे हैं और हमारे देश में कुल शुष्क क्षेत्र जो है ये नियर अबाउट 48% to 50%, मोर देन 50% कह दीजिए है। और इसमें से कुछ कृषि योग्य भी है और कुछ अकृषि योग्य है। और यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, रेनफॉल भी कम है और वाटर टेबल भी बहुत ज़्यादा डाउन है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को यदि यहाँ पे फार्मिंग करनी है, हम लोगों को यदि हमें खेती करनी है, तो क्या क्या हमारे को सावधानियां ध्यान में रखनी है। ड्राई फार्मिंग से हमारा अभिप्राय क्या है, किन परिस्थितियों में ड्राई फार्मिंग की जाती है, और ड्राई फार्मिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वो आपको बताइए कि यहाँ पे पानी की कम उपलब्धता, अत्यधिक तापमान, और मृदा जल धारण क्षमता कम, और वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक। तो हम यदि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर दें, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा दें, ये छाया करके, या इसको तो रोका जाना ज़्यादा आसान नहीं है, और पानी को बचा के, पानी की उपलब्धता है तो पानी को बचाएं, और पानी को बचा करके हम यदि खेती करें तो ये खेती कहलाएगी ड्राई फार्मिंग या शुष्क खेती। इसके अलावा हम फसल का चयन भी ऐसा करें कि जो कम पानी में ग्रो कर ले, कम पानी में ग्रो करने वाली फसल लें। एक दूसरा, ऐसी फसलें लें जो कम समय में फलीभूत हो जाए, पक जाए, तैयार हो जाए। तो ज्यादा हमारे को पानी की निर्भरता नहीं रहे। जो प्रिवेलिंग कंडीशंस हैं वो भले ही पड़ी रहे, लेकिन जब हम ऐसी फसल ग्रो करें कि जो कम पानी में उग जाए या कम समय में उग जाए, तो हमारी शुष्क क्षेत्रों में भी खेती पनप सकती है। हम
ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएं, ऐसे तौर तरीके डेवलप करें जिससे हम मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ा दें, मृदा में जल को लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता प्राप्त करें और वाष्पीकरण को कम करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मृदा पर वनस्पति का एक आवरण बना रहे और वो पानी को सोख करके मृदा में पानी की उपलब्धता को बनाए रखे। ये भी चीजें संभव है। और हम ये भी ज्ञात करें कि पानी जो कम मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है उसके लिए हम इस वैरायटी की किस्मों का चयन करें कि वो कम पानी में पक जाए, कम पानी में उग जाए। ठीक है, ये कहलाता है आपका ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती का क्या महत्व है? शुष्क खेती की परिभाषा मैंने बताई आपको। शुष्क खेती का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस। यदि एरिया में पानी कम है और कम पानी में यदि हम किसी फसल को पनपा सकते हैं तो शुष्क खेती का महत्व है ही। बिना जल के, सिंचाई के हम फसलों का ग्रो करना हमारे लिए आसान नहीं है। लेकिन यदि हम कम पानी की उपलब्धता में फसल को पनपा सकते हैं, ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाकर कि हम मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा दें, वाष्पीकरण को कम कर दें, ये आएगा, आपको आगे मैं बताऊंगा। तो शुष्क खेती के महत्व अपने आप इंगित हो जाता है। जलवायु संबंधी परिवर्तन, मृदा संबंधी परिवर्तन, ये रेतीली मृदाएं हैं, में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। रेतीली मृदाएं हैं जहां पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और जिन मृदाओं में जल धारण क्षमता कम होती है उन मृदाओं में हम पोषक तत्वों को सप्लाई करके मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाएं। जैसे ह्यूमस बढ़ेगी, ऐसी मृदाओं में ह्यूमस बढ़ेगी तो ह्यूमस जो है जल को लंबे समय तक अपने आप में रोके रखेगा। जलवायु संबंधी परिवर्तन मैंने बताया नहीं, उसको भी बता देता हूं। जलवायु संबंधी परिवर्तन में क्या है कि यदि हवाएं तेज चलती है, अंधड़ आंधियां हवाएं और तापमान अधिक है, ये वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाएगा। तो हम इस प्रकार का नियंत्रण करें कि तापमान कम हो, हवाओं की दिशाओं को, उसके वेग को हम कम करें, वायुरोधी वृक्ष लगाएं, हवाओं के वेग कम हो जाएंगे, तो वहां पे हम इस प्रकार से फसल को पनपा सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात हो गई शुष्क खेती की परिभाषा, दूसरी बात हो गई शुष्क खेती का महत्व, और तीसरी बात जो आपको बताना चाह रहा हूं वो है शुष्क खेती के सिद्धांत। आप जो किताब लेके बैठे हो
उसमें शुष्क खेती के दो सिद्धांत लिखे हुए हैं। मैंने सुविधा की दृष्टि से इसको थोड़ा लंबा किया है। पहला है नमी संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा है फसल प्रबंधन सिद्धांत। ये दो तो आपकी किताब में है। तीसरा मैंने बनाया है खाद प्रबंधन सिद्धांत, और चौथा सिंचाई प्रबंधन सिद्धांत। और पांचवा मैंने बनाया है कृषि क्रिया सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, प्रिंसिपल ऑफ ड्राई फार्मिंग। पहला बोला है मैंने कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या समझना है? इसमें यह समझना है आपको कि हमारे पास जो कुछ भी पानी की उपलब्धता है, जो कुछ भी मॉइस्चर की उपलब्धता है, जो नमी हमारे पास है, उस नमी को कम होने से रोकें। बढ़ा सकते हैं तो कम से कम, न बढ़ा सकते हैं तो कम से कम उसको कम होने से रोकें। बढ़ाने के तरीके भी हमको बताए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। और नमी के संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसमें दो चार बिंदु ध्यान में रखने हैं। एक तो मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ानी है। इसके लिए क्या करोगे? मृदा के अंदर पोषक तत्व बढ़ा दीजिए, मृदा में ह्यूमस को बढ़ा दीजिए, मृदा के ऊपर मृदा का आवरण बना दीजिए, उसके ऊपर वनस्पति पड़ी रहे तो जल का संरक्षण हो जाएगा। दूसरा सिद्धांत यह है वाष्पोत्सर्जन की दर कम करना। ये रेगिस्तानी एरिया है, अर्धशुष्क एरिया है, शुष्क एरिया है, जहां हवाएं तेज चलती है, जहां अंधड़ है, जहां आंधियां हैं, जहां तापमान बहुत उच्च है, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होता है तो मृदा के अंदर जितना भी पानी होता है, पेड़ों में, फसलों में जितना पानी होता है, वो वाष्प बन करके उड़ जाता है। और उस अनुपात में जब मृदा में पानी नहीं है और पौधे की जड़ों द्वारा पानी वापस प्रवाह को नहीं मिलता है, यानी कि जड़ प्रवाह अनुपात, जड़ प्रवाह जल अनुपात यदि बराबर नहीं रहता है, प्रवाह द्वारा या वायव्य भागों द्वारा जल का बहुत ज्यादा त्यागा जाना होता है, लेकिन उस अनुपात में यदि जड़ों द्वारा वापस जल पौधे को उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, नतीजा पौधे का म्लानीता पौधे में आ जाएगी, पौधा मुरझाना शुरू कर देगा। और यह यदि स्थिति बनी रही कि वाष्पोत्सर्जन की दर निरंतर ज्यादा रहती है और अवशोषण की दर निरंतर कम रहती है, तो एक समय ऐसा आ जाएगा पौधा बिल्कुल मुरझा कर गिर जाएगा। इसलिए नमी संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि पौधे की वाष्पोत्सर्जन की दर, इसको कम किया जाए ताकि मृदा में पानी की उपलब्धता बनी रहे। वाष्पोत्सर्जन की दर आप कैसे बढ़ाएंगे? आप मल्च का प्रयोग करें, मल्चिंग, मल्च का प्रयोग, पलवार का प्रयोग जिसको हम बोलते हैं, मल्च और पलवार या मृदा आवरण,
ऐसी शुष्क भूमि या ऐसी मृदा जिस पर यह पानी नहीं है, इस पर आप वाष्पीभवन को रोकने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करें, इस प्रकार की उसके ऊपर आवरण बनाएं वनस्पति का कि वो नमी को रोके। जिससे क्या होगा, वायुमंडल में जब नमी बनी रहेगी तो वाष्पीभवन की दर कम हो जाएगी। थर्ड थिंग, इसी में कि आप ऐसे रसायनों का प्रयोग करें जो वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट, ये आप काम में लें, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। और एक बात और कि ऐसी फसल का चयन करें, ऐसी किस्म का चयन करें जो कम पानी में पनप जाती है। यह हो गया आपका नमी संरक्षण का सिद्धांत। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि आप गहरी जुताई कर दें। तो गहरी जुताई करने से जो भी मृदा के ऊपर पानी उपलब्ध है ये नीचे चला जाएगा और पौधे को बाद में मिलता रहेगा। अब दूसरा बिंदु बताता हूं मैं आपको, जिसका नाम है फसल प्रबंधन। फसल प्रबंधन में आप फसल का चयन बहुत होशियारी से करेंगे। होशियारी ये है बेटा कि आपको उस फसल को लेना है जो कम समय में उग जाती है, कम पानी में उग जाती है, और यदि पानी कम भी होता है तो भी वो ज़्यादा आसानी से मुरझाती नहीं है। तो फसल का चयन किस तरह से करना है। सेकंड बिंदु, खेत की जुताई। ये मैं पहले बता चुका हूं, वापस आ गया। खेत की आप गहरी जुताई कर दीजिए। खेत की गहरी जुताई करेंगे तो जो उपलब्ध पानी, whatever water is available on the upper surface of the soil, this will go down, नीचे चला जाएगा और वो बना रहेगा वाटर टेबल के रूप में। थर्ड थिंग है बुवाई, सोइंग का टाइम, बुवाई का समय, बीज की दर, पौधों की संख्या, बीज दर, पौधों की संख्या कम होनी चाहिए, बीज उपचार, ये बातें ध्यान में रखने की है, जिससे भी आपका फसल है वो मुरझाने से बचती है। और बुवाई का समय हालांकि इसी में ले सकते हो आप, अलग से ले तो अलग से ले सकते हो। बुवाई का समय बदल दीजिए, बुवाई सही समय पर कर दीजिए। जब पर्याप्त जल हो तब आप बुवाई कर दीजिए तो अंकुरित हो जाएगा। फिर आपने गहरी जुताई की, पानी नीचे पहुंच गया है तो वो पौधे को उपलब्ध होता रहेगा। यह भी आपको ध्यान देने का है, बुवाई का समय। पौधों की संख्या मैंने बताया कम में लेनी है। बीज जो आप में कम में लेना, वो किसी भी प्रकार से इन्फेस्टेड नहीं होना चाहिए। इन्फेस्टेड होगा तो वो ज़्यादा पानी मांगेगा, क्योंकि उसके ऊपर बैठे पैथोजन है, उसको भी पानी चाहिए। बीज दर है, वो भी पर्याप्त भूमि है आपके सूखी, तो थोड़े बीज ज़्यादा काम में लेने हैं आपको, ठीक है। और बीज उपचार के लिए कार्बोनियम और एग्रोसॉल, ये
दवाइयाँ हैं, इससे इसका उपचार करें, कवकनाशी से, थायरम से। दलहनी और तिलहनी फसल है तब आप राइजोबियम का उपचार भी करें। मैंने बताया था गुड़ लेकर के 500 ग्राम गुड़ लेकर के राइजोबियम उपचार आपको बताया हुआ है, ये भी आप करें साथ में। अब एक विधि और आपको काम में लेनी है, वो है बुआई की विधि, है ना। बुआई की विधि में आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको बुआई कितने नीचे गहराई में करनी है ना, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या रखनी है, और कतार से कतार के बीच की दूरी क्या रखनी है। पौधा पास पास होगा, पौधा दूर दूर होगा, ये जल की प्राप्यता, उपलब्धता इसको प्रभावित करता है। तो दो बिंदु हो गए, नमी संरक्षण का सिद्धांत और फसल प्रबंधन सिद्धांत। तीसरा मैं बोलता हूं खाद प्रबंधन का सिद्धांत। फसल जो आपने चयन की है उस फसल में एनपीके, इसके अलावा यदि जिंक है या जिप्सम है, इसकी आवश्यकता है तो निश्चित मात्रा में वो पोषक तत्व उनको उपलब्ध होने चाहिए। और बुवाई के समय में नाइट्रोजन आधी देनी है, फास्फोरस और पोटास पूरा देना है, और जब पुष्पन हो जाए उस समय आपको नाइट्रोजन की सेकंड मात्रा है वो भी काम में देनी है। खाद प्रबंधन का सिद्धांत, ठीक है। हम लोग असिंचित क्षेत्रों में रहते हैं, तब आपको खाद का पूरा ध्यान रखना है, और सिंचित क्षेत्रों में रहते हैं तो आधी मात्रा आप देते हैं, आधी मात्रा बाद में दी जा सकती है। अब आपका है सिंचाई प्रबंधन का सिद्धांत। मैंने अभी बताया कि यदि आप सिंचित क्षेत्रों में पौधे को उगा रहे हैं, आपके पास सिंचाई के आर्टिफिशियल स्रोत और आर्टिफिशियल संसाधन है, तब आप मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार जब आप खाद और बीज उपलब्ध खाद देते हैं, खाद और उर्वरक देते हैं, तभी सिंचाई करानी पड़ती है, वो कर देते हैं। तो सिंचाई प्रबंधन का मतलब ये होता है कि आपको आवश्यकता पड़ने पर, यदि आपको लग रहा है कि जड़ प्ररोह जल अनुपात बराबर नहीं है, पौधे म्लानता दर्शा रहे हैं, तो कृत्रिम रूप से सिंचाई का प्रबंधन भी आपको करना है, लेकिन अनावश्यक नहीं, जरूरत पड़ने पर, क्रांतिक दशाओं पर ही आपको सिंचाई का प्रबंधन करना है। एंड लास्ट थिंग इज कृषि क्रियाओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने की है। इसमें पहला आपको फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र अपनाना का मतलब यह होता है कि आपको फसलों का चयन इस युग में करना है। कुछ फसलें हैं जो कम जल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, कुछ फसलें हैं अधिक जल में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। तो जब अधिक जल उपलब्ध है तब आप वो फसल उगाए, और कम फसल जल उपलब्ध है तब आप उस फसल चक्र का दूसरा जोड़ा युग में वो काम में लें। फसल चक्र का अपनाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको मिश्रित खेती पे भी जोर देना है। मिश्रित खेती पे कैसे? कि आप एक प्रकार की फसल को नहीं उगाएंगे। आप भले ही आप ऐसी फसल उगा रहे हैं जो कम पानी में उग रही है, लेकिन कम पानी में भी ऐसी 2-3 फसलों का चयन करें, क्योंकि वहां की जो बताया था मैंने आपको, जलवायु परिवर्तन
और मृदा परिवर्तन, ये सारी मृदा की परिस्थिति और जलवायु की परिस्थिति समय समय पर जब बदलती है तो कुछ ऐसी फसलें होती है जो बदलती हुई परिस्थितियों में भी अपने आप को पनपा लेती है। तो हमें यदि मिश्रित खेती करेंगे तो इसमें हमारे को फायदा होगा। सस्यावर्तन इसी को ही बोलते हैं, फसल चक्र को शस्य आवर्तन, ठीक है ना। इस तरह से आपने शुष्क खेती के सिद्धांतों में देखा कि जैसी परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम यदि अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, हम उस प्रकार का अपना व्यवहार बना लेते हैं फसल का, स्वयं का, कृषि करने का, कृषि क्रियाओं का, तो हम ऐसी स्थिति में भी खेती कर लेते हैं। दिस प्रकार, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग। और यही इसका सबसे बड़ा महत्व है कि जो क्षेत्र जहां पे 48 to 58% ड्राई या एरिड एरिया है, सेमी एरिड जोन है या ड्राई जोन है, जहां वर्षा जल पर सब कुछ निर्भरता है, वाटर टेबल नीचे है, वहां पर यदि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि नमी को बनाए रखें और इस प्रकार की रीति नीति अपना करके फसल का चयन करें, खेत की जुताई करें, पौधों का इस प्रकार से हम अवेन्यू बनाएं, प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे के बीच की दूरी या कतार से कतार के बीच की दूरी को इस प्रकार से सेट करें कि हम इस परिस्थितियों में भी फसल को उगा लें। और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए भी हम जतन करें, एंटी ट्रांसपेरेंट काम में लें या मल्च का प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके यदि हम खेती करते हैं तो वो खेती कहलाती है शुष्क खेती, ठीक है। मैंने आपको सामान्य जानकारी आज दी है शुष्क खेती की, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट टर्न में मैं आपको सस्यावर्तन या फसल चक्र, शस्य और आवर्तन। शस्य का मतलब होता है कृषि क्रिया, उसमें यदि हम पीरियडिक बदलाव करते हैं, कभी ये कभी वो, आप लोग जानते हो हम कहते हैं आज नहीं कल, एकांतरा। इस तरह से यदि हम फसल में भी इस क्रम को बनाए रखें तो वो फसल चक्र कहलाता है या सस्यावर्तन कहलाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आज हमने आपको इस पाठ की जानकारी दी है और मोटे रूप से केवल शुष्क खेती के बारे में ही मैंने बताया है, तो आप इसको देख लीजिए। आई थिंक दिस इज मच मोर रिगार्डिंग ड्राई फार्मिंग। गेट इट, complete the things with your book also, prepare important note, we are providing notes also. So this is all about today. Have a nice day.